Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 4 of Fiscal Policy and Budgeting. ओके लास्ट के 2 लेक्चर में आप कह सकते हैं 3 लेक्चर में हमने सारे के सारे जितने भी डेफिसिट्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सबको डिटेल में पढ़ा। अब इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम चालू करेंगे FRBM एक्ट। क्या चालू करेंगे हम? FRBM एक्ट। ओके और पहले लेक्चर में मैंने एक्चुअली जो भी फिस्कल पॉलिसी का बेसिक्स था वो डिस्कस किया था, उससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ओके और काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी है। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट की 2 वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो FRBM एक्ट 2003, इसके ऊपर यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, आई थिंक लास्ट ईयर पूछा था, NK सिंह कमेटी की रिपोर्ट से रिलेटेड। ओके दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू FRBM एक्ट। ओके बिकॉज NK सिंह की कमेटी जो थी उसी ने ही क्या किया था, कुछ अमेंडमेंट्स रिकमेंड की थी और गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट किया है, तो वो हमें पढ़ना है। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि एक्चुअली 1990s में, ठीक है, 1990s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी इंडिया में। क्या आ गई थी? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसकी वजह से इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिस्कल डेफिसिट कैसे बढ़ गया था? बिकॉज रेवेन्यू कम हो गई थी, ठीक है, रेवेन्यू कम हो गई थी और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था। एग्जाम्पल के तौर में समझाया जाएगा आपको यहाँ पर। देखो हमारे पास रेवेन्यू क्या था? फॉरेन सोर्सेज से आ रहा था, ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास फॉरेक्स थी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, ठीक है, वो हो गए थे कम। और जो तेल जो इंपोर्ट कर रहे थे हम वो बिल्कुल इक्वलेंट था। तो सिंपल सी बात है, देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ सम मनी, सो देन दैट विल बी कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, कुछ डेफिसिट हुआ ना, तो दैट वाज काउंटेड इन फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, समझ में आया? अब जब अपने पास फिस्कल डेफिसिट हो गया तो गवर्नमेंट के पास एकदम से बिल्कुल आप समझ रहे हो जो फॉरेक्स थे बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, अब खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ने फिर IMF के पास गए और वहाँ से थोड़े बहुत लोन वोन लेना चालू किया कि भैया थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, अदरवाइज हमारी तो इकोनॉमी डूब जाएगी। तो IMF ने हेल्प कर दी, ठीक है, लेकिन IMF ने बोला कि भैया आपको अपनी फिस्कल डेफिसिट जो है, जो उस टाइम पे आप कह सकते हो 25 to 20% के आसपास जा रही थी, उसको आपको कम करना पड़ेगा, उसको आपको 3% के आसपास लाना पड़ेगा। ये हमें IMF ने कहा, ठीक है, IMF ने कहा। सिंपल सी बात है, हमने लोन लिया था तो उनकी कंडीशंस भी माननी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लेना चालू किया अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक स्टेप बताया था, 1997 में हमने जो डेफिसिट फाइनेंसिंग थी उसको बंद कर दी। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब नोट जो करेंसी रहती है उसको RBI से प्रिंट करवा लेना, उसको हमने बंद कर दिया। वो भी कब? 1997 में, ठीक है, 1990s के बाद ही हो रहा है। अब इसके बाद हमें फिस्कल डेफिसिट और कम करना था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए वी विल पास अ लॉ, ठीक है, हम एक लॉ पास करेंगे। ठीक है, अब उस लॉ को बनाने के लिए कोई कमेटी की रिकमेंडेशन चाहिए। तो उस टाइम पे विजय केलकर साहब थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई, ठीक है, किनके नाम पे? विजय केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, इसको बताना था कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपना फिस्कल कंसोलिडेशन कर सकती है। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब FD को कम करना, FD मतलब फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है वो आपके आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, उसको भी क्लियर किया जाएगा। सो अल्टीमेटली ये टास्क फोर्स बनाई जाती है और उसके बाद जो भी उनकी रिकमेंडेशन रहती है हमारे विजय केलकर साहब की, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उन रिकमेंडेशन को ही पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट में और इसको कहा जाता है FRBM एक्ट। क्या कहा जाता है? FRBM एक्ट। और ये कब हुआ था? 2003 में। 2003 में किसकी सरकार थी? अटल जी की सरकार थी, ठीक है, अटल जी की सरकार थी। अब देखो इसका एक्चुअली लीगल बैकिंग भी है, ठीक है, इसका एक लीगल बैकिंग भी है। लीगल बैकिंग इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि अगर पार्लियामेंट चाहे, ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव का जो भी उसको फंड मिलता है वो बंद करवा सकती है अगर पार्लियामेंट को इसे लॉ पास कर दे। तो FRBM उसी सेंस में पास किया गया था, मतलब जो एग्जीक्यूटिव की पावर थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की जो पावर थी इतना ज़्यादा खर्च करने की, उसको लिमिट करने के लिए FRBM एक्ट पास किया गया था। समझ में आया? चलो अब प्रोविजन देखो। सबसे पहला तो ये था कि भाई आपको हर साल, मतलब 2004-05 से हर साल आपको 0.3% फिस्कल डेफिसिट कम करना है, हर साल 0.3%, 0.3%, 0.3%। और 31 मार्च 2009 आते तक आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो ऐसा अगर आप करते रहोगे, हर साल 0.3% कम करोगे, तो अल्टीमेटली आपका जो भी फिस्कल डेफिसिट बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3% ऑफ GDP बचेगा, ठीक है, 3% ऑफ GDP बचेगा। इसके बाद दूसरा बोला गया कि भाई आपको रेवेन्यू डेफिसिट हर साल 0.5% ऑफ GDP कम करना है। फिस्कल डेफिसिट कितना? 0.3%। और रेवेन्यू डेफिसिट कितना? 0.5%। RD FD ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, सो यू कैन वॉच दैट लेक्चर। और इसको बोला गया कि भैया आपको 2009 तक 0% ला देना है। अब ये 2009 तक 0% क्यों लाना है? मेरे को बताया था मैंने कि ये जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है
ये एक्चुअली में नॉन प्रोडक्टिव होता है भाई। नॉन प्रोडक्टिव मतलब कि सैलरी में जाना, पेंशन में जाना, और ये किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को या इकोनॉमी को डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है। इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्टली हेल्प नहीं करता। और इसको कंपेयर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के साथ। इसलिए हमें फिजिकल जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कम करना है। तो इसको कितना 2009 तक 0% लाना है, और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको 31 मार्च 2009 तक 3% ऑफ जीडीपी लाना है। इसको कितना 0.5% ऑफ जीडीपी घटाना है, और उसको 0.3% ऑफ जीडीपी घटाना है। ठीक है। और इसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट में क्वार्टरली एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी है। पार्लियामेंट में क्वार्टरली एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी है। एक्चुअली 3 रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं। इसमें एक मतलब पूरा जो भी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या कह सकते हैं, जो भी फोरकास्ट रहता है वो सब रहता है। इसके बाद गवर्नमेंट कैसे उसको अचीव करेगी उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट रहता है। और गवर्नमेंट कैसे आगे आने वाले 3 से 4 मतलब मीडियम टर्म्स में किस तरीके से पैसे को खर्च करेगी। इस तरह के 3 डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं पार्लियामेंट में। इस एक्ट में ही कहा गया है। एक्ट में कहा गया मतलब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार कोविड-19 आ गया, या कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो उस टाइम पे इस एक्ट को आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर देखो लॉ से लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को ये करना है, तो गवर्नमेंट को हर साल 0.3% कम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको बंद भी कर सकती है, मतलब अमेंड कर सकती है, बोल सकती है कि नहीं यार इस बार 0.3% नहीं, इस बार हम 6% तक का लेके जाएंगे, 0.6% तक का लेके जाएंगे। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी अगर अनफॉर्सिन सिचुएशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आ गया, अगर इसके बाद मान लो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो उन सब में इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है। ये कहा गया था। अब देखो होता क्या है, अब जैसे ही अब गवर्नमेंट को आपने लूप होल प्रोवाइड कर दिया कि भैया आप इस चीज़ को अमेंड कर सकते हो। ठीक है। तो शुरू शुरू में तो गवर्नमेंट ने इसे 2007 तक काफ़ी सीरियसली लिया, और काम भी हो रहा था, बिकॉज मनमोहन सिंह ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड ही इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट इन इंडिया। सो उनको काफ़ी पता था इन सब चीज़ों के बारे में, तो एवरीथिंग वॉज गोइंग क्वाइट वेल। लेकिन 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 2008 में जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, तो गवर्नमेंट ने अपने टारगेट ब्रीच करना चालू कर दिया, और हर साल 2013 तक टारगेट ब्रीच होते गए। ठीक है। 2013 तक टारगेट ब्रीच होते गए। तो जो एक्सपेक्टेड था कि 2009 में हमारा जो डेफिसिट है वो 3% पहुंच जाएगा, ऐसा अचीव ही नहीं हो पाया पूरे यूपीए एरा में। ठीक है। इसके बाद मोदी जी आते हैं, मोदी जी भी ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं हो पाता है। ठीक है। हमारा फिजिकल डेफिसिट इस बार 3.8% होगा, ऐसा काफ़ी रिपोर्ट्स बता रही हैं। ये एक्चुअली 4% तक भी हो सकता है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट काफ़ी अपना डेफिसिट तो दिखाती नहीं है, बिकॉज पीएसयू से बोरो करवा लेती है, और अल्टीमेटली उनको फंड बजट से ही किया जाता है। ठीक है। तो हमारा ये जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। ऊपर से एक डिबेट उस बीच में और चलने लगा। डिबेट ये होने लगा कि गवर्नमेंट जब भी फिजिकल डेफिसिट कम करती, तो उनको मतलब सिर्फ एक ही चीज़ दिखती कि भैया जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको बंद कर दो। मतलब मान लो कोई मनरेगा चल रहा है तो वहाँ पर फंड कम कर दो, या फिर मान लो कोई गवर्नमेंट ने अच्छी सी स्कीम चालू की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो उसमें पैसे खत्म कर दो। तो लोगों ने सवाल उठाना चालू किया कि भैया आप फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए लोगों का वेलफेयर क्यों कम कर रहे हो। ठीक है। आपको कहीं और पैसे बचाने चाहिए अपनी गाड़ियों में, या यहाँ पर, या अपनी जो बजटेड पार्टी करते हो, प्रेसिडेंट का इतना नौटंकी होती है, उन सब में पैसे कम करो। लेकिन इट वॉज नॉट गोइंग अगेंस्ट इट। ठीक है। और साथ ही साथ ये दूसरा सेक्शन ये बोल रहा था कि भैया गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट होगी तो वेलफेयर स्कीम में गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाएगी। और जो सामने वाला सेक्शन बोल रहा था कि नहीं भैया गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट होनी चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट फ्री में खर्चा करती रहेगी। जैसे 1990 से पहले मैंने आपको बताया कि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। कई बार तो 20% भी टच हुआ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट है। मतलब एक्चुअली ऐसा दिखाया नहीं जाएगा एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग, अगर ये सब जो रिपोर्ट्स हैं उन सबको अगर आप देखें तो 20% भी दिखाई देगा आपको वो। ठीक है। तो अल्टीमेटली एक सेशन ये बोल रहा था कि भैया अगर गवर्नमेंट के ऊपर आप लिमिट नहीं रखोगे, अगर एफआरबीएम एक्ट को अगर आप हटा दोगे, तो 1990 वाली सिचुएशन बन जाएगी। दूसरा सेशन बोल रहा था कि भैया आप इसको हटा दो, अगर नहीं हटाओगे तो गवर्नमेंट ऐसी वेलफेयर स्कीम में पैसे कम करती जाएगी। तो अब डिबेट चालू हो गया कि भैया इसको एफआरबीएम एक्ट को रखना है कि नहीं रखना है। ऊपर से आप तो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, देखो आपने यहाँ पर इकोनॉमिक्स वो अनसर्टेनिटी के नाम पे बिल्कुल टारगेट अचीव ही नहीं किया है। तो अल्टीमेटली इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था एनके सिंह कमेटी। ठीक है। जिसका नाम क्या था, एनके सिंह कमेटी। ये जो एनके सिंह बताना कौन है भैया, वो अभी कोई कमीशन के चेयरमैन थे, बहुत फेमस कमीशन है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब हमारे एनके सिंह साहब ने क्या रिकमेंडेशन दी, अब इनमें से जो जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई है दैट आई विल टेल यू। ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको आपको 2023 तक 2.5% करना है। ठीक है। 2023 तक
2.5% करना। अभी हम एनालाइज करेंगे 2.5% 2023 तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस तो आप सबको पता है नहीं हो पाएगा बिकॉज कोविड-19 आ चुका है, बट फिर भी हम एनालाइज करेंगे इसको। और इसको आपको 2023 तक अपना रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% करना है और इस टाइम पे 2.7% है। सोचो 0.8% करने को बोला गया। और इसके बाद ये भी बोला है सरकार को कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो कंप्लीट डेप्ट है, मतलब जो उनके पास उधारी है वो 70% ऑफ द जीडीपी है, तो उनको बोला गया कि भैया आप ये जो 70% है को 60% करो, जिसमें से स्टेट का सिर्फ और सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए और सेंटर को 40%, मतलब को सेंटर को अपनी डेप्ट ज़्यादा घटानी है, स्टेट को कम घटानी है। ठीक है। और अगर मान लो कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है तो वी विल अलाउ यू टू रिमूव द टारगेट। लेकिन पहले क्या रहता था, पहले एक कंडीशन ये थी कि अगर कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई तो आप अपने हिसाब से आपको जितना भी लूप होल निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचा कि नहीं यार 0.3% इस बार करना था तो हम इस बार 1% भी कर देंगे, 2% भी कर देंगे, मतलब अपने हिसाब से जितना आपको लीव करना उतना लीव कर देते। लेकिन अब यहाँ पर एनके सिंह साहब ने बोला कि नहीं भैया, अगर कितनी भी बेकार कंडीशन आ जाए, कोविड-19 जैसी सिचुएशन भी क्यों ना आ जाए, आप 0.5% से ज़्यादा टारगेट मिस नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.8% का टारगेट है, ठीक, मतलब 3.8% है और आपको अगले साल मान लो लाना है 3.6%, तो आप जो कंडीशन खराब करोगे वो मुश्किल से 3 पॉइंट आप कह सकते हो 7.5, जो कम नहीं होगा ना, बढ़ेगा तो सिर्फ इतनी ही बढ़नी चाहिए। ठीक है, 8.85%, ठीक है, 3.85%। तो सिर्फ और सिर्फ 0.5% आप एक साल लिमिट कर सकते हो, वो भी हर साल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये करना भी है तो आपको एक फिजिकल काउंसिल बनाई जाएगी, उससे पूछ के करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इनकी ये सारी रिकमेंडेशन तो मान ली है, ठीक है, सारी की सारी रिकमेंडेशन मान ली है, लेकिन जो फिजिकल काउंसिल वाली रिकमेंडेशन थी वो नहीं मानी, बिकॉज फिजिकल काउंसिल की जो भी रिकमेंडेशन होनी थी वो बाइंडिंग होनी थी और गवर्नमेंट को पता था कि गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर पाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिजिकल काउंसिल बनाई नहीं। ठीक है, फिजिकल काउंसिल बनाई नहीं। ओके। इसके बाद एक चीज़ और कि हमारा ये जो आरडी के ऊपर फोकस था, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट को बोला गया था कि आप अपना जो आरडी है उसे 0.8% लेके आओ, जो कि प्रेजेंटली है 2.8%। तो उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बढ़ाना था, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्चुअली बढ़ा नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा है, बिकॉज एक तो पहली बात, शुरू शुरू में गवर्नमेंट से आरबीआई से कुछ लोअर डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन जब बाद में डिविडेंड बढ़ा, जो कि मैंने आपको आरबीआई वाले लेक्चर में बताया था, लेकिन उसका जो भी मैक्सिमम बेनिफिट हुआ वो कोविड-19 ने काउंटर कर दिया। आपको पता है कोविड-19 में गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, तो उसका कुछ खास फायदा हुआ, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कुछ बढ़ नहीं रहा है, मतलब लगभग कांस्टेंट हो गया। मतलब जो आरबीआई गवर्नमेंट सोच रही थी कि आरबीआई से जो एक्स्ट्रा डिविडेंड मिला है उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे एंड एवरीथिंग विल बी काउंटर्ड, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, कोविड-19 ने खुद के गवर्नमेंट के रेवेन्यू काउंटर कर दिया, तो इसको आप हटा दीजिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला के रखी है हेल्थ और एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ मोदी जी ने आप एक्चुअली एक रिकमेंड, मतलब कह सकते हैं बयान भी किया, मतलब बयान भी दिया था पार्लियामेंट में कि भैया जो हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा फंडिंग कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम रेवेन्यू डेफिसिट घटाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं घटेगा। और साथ ही साथ जीएसटी से जितना एक्सपेक्टेड कलेक्शन था वो भी नहीं हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लो रेवेन्यू आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब गवर्नमेंट को लो रेवेन्यू आएगा और एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ता रहेगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट घटेगा नहीं, एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, बढ़ेगा। आप सोचो 2023 पे टारगेट है 0.8% का, तो आपको लगता है किसी भी हाल में इसे अचीव किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट करना। मतलब गवर्नमेंट बोला कि भी हम रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट नहीं करेंगे, बिकॉज में हेल्थ और एजुकेशन इंक्लूडेड है और हमें हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करना है। मैंने आपको बताया था, काफ़ी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मास्क है ये। ठीक है, मास्क है, बिकॉज अगर आपको इसको हटाना ही है हेल्थ और एजुकेशन को, तो आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दो, वहाँ पर डेफिसिट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, गवर्नमेंट सिंपल से एक काम कर रही है, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पे अपना रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ाई जा रही है। ठीक है, ये भी एक एक्सपर्ट का व्यू है। ओके, डन। ओके, वेल एंड गुड। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसको हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, क्या कहते हैं हम, फिस्कल स्टिमुलस। अब देखो क्या हुआ था, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, मैं आपको बताऊंगा क्या थी जब हम बीओपी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसको सब प्राइम क्राइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो भी हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। अब देखो इस क्राइसिस में हुआ क्या था कि ग्लोबल रिसेशन आ गया था। ये ग्लोबल रिसेशन मतलब ये होता है कि ये जो ग्राफ जो था सारी इकोनॉमीज का इस तरीके से जा रहा था, अब वो बिल्कुल डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर सारी इकोनॉमीज पहुँच गई, मतलब डाउनफॉल वाला फेज आ गया था, रिसेशन आ गया था। ये रिसेशन, डिप्रेशन, इन सब में डिफरेंस क्या है, दैट आई विल ऑल्सो टेल यू एंड आई विल टीच यू जीडीपी वाला चैप्टर। ठीक है, नेशनल इनकम वाला चैप्टर आई विल टीच यू, देयर आई विल क्लियर दिस। ठीक है, और जैसे ही आप समझो रिसेशन आएगा मतलब प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा
प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या होगा कि माल कम बिकेगा, जब माल कम बिकेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम मिलेगा। मतलब एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था तो मतलब जितनी भी कंपनी से उनका प्रॉफिट जा रहा होता, प्रॉफिट जब ज़्यादा था तो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। अब आप देखो सेलिंग भी कम हो रही है, जब सेलिंग कम हो रही तो इनडायरेक्ट टैक्स भी कम होगा, मतलब गवर्नमेंट को यहाँ तो डायरेक्ट टैक्स भी कम मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स भी कम मिल रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स भी कम मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स भी कम है और इनडायरेक्ट टैक्स भी कम है। अब जब ये दोनों टैक्सेस कम होंगे, सिंपल सी बात है गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा होगा नहीं और डिमांड घटती जाएगी और गवर्नमेंट की इकोनॉमी भी रिसेशन में जाती रहेगी। ओके, तो इस टाइम पे एक सोल्यूशन निकल के आता है जिसको कहा जाता है किनीशियन सोल्यूशन। ये किनीशियन सोल्यूशन क्या होता है? किनीशियन सोल्यूशन में क्या रहता है कि गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आपको डिमांड बढ़ानी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल के फेस में आ गई है, अगर आपको इस इकोनॉमी को दोबारा आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल सी बात है इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ाना पड़ेगा। जब आप ऑटोमेटिकली कीपिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी में डाल देंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनी इकोनॉमी में डाल देंगे, तो सिंपल सी बात है जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, सो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम होते ही क्या होगा? लोग बोरो ज़्यादा करेंगे, जब बोरो ज़्यादा करेंगे तो एक्सपेंशन करेगा अपने बिजनेस का, एक्सपेंशन ज़्यादा करेंगे मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, ठीक है, अब लोगों को भी पैसे मिलेंगे तो लोग खरीदना भी चालू करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? देश की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये उनका फंडा था किनीशियन साहब का। उन्होंने बोला कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो गवर्नमेंट को अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देने चाहिए जिससे कि डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फिस्कल स्टिमुलस। और फिस्कल स्टिमुलस, ठीक है, फिस्कल स्टिमुलस को लाने के लिए एक पॉलिसी अपनाई जाती है जिसको कहा जाता है फिस्कल एक्टिविज्म, ठीक है, जिसको कहा जाता है फिस्कल एक्टिविज्म, जिसको इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया 2016-17 में, ठीक है। देखो ये जो फिस्कल एक्टिविज्म की पॉलिसी थी यूएस ने अपनाई थी 2008 में, जब उनके यहाँ पर इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, मतलब जो उनका ग्राफ था वो नीचे हो गया था। सिंपल सी बात है डिमांड को बढ़ानी है। कीन्स ने क्या बोला है, मतलब जो कीनीशियन इकोनॉमी ने क्या बोला है, कीन्स साहब ने बोला कि भैया अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट घटा देने हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट घटा देने हैं जिससे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो लोग बोरो ज़्यादा करेंगे, जब बोरो ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इन्फ्लेशन चैप्टर में कवर किया है, पहले लेक्चर मैंने वही लिया था। जिन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है उसको सबको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो वेल एंड गुड। तो अब इसके बाद आप देखो क्या होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था, यूएस ने इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे ने इसमें बोला है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपने देखा कि हमारे यहाँ भी 2016-17 में डिमांड एकदम से कम हो गई थी, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन हो गया था। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया कि दिस इज बाय द पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी के द्वारा किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? पॉलिसी के द्वारा किया गया है। तो इंडिया में नेचुरली डिमांड कम नहीं हुई, वहाँ पर जो यूएस में हुई थी वो नेचुरल डिमांड कम हुई थी, तो वहाँ पर फिस्कल एक्टिविज्म बनता था, वहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस बनता था, लेकिन इंडिया में नहीं बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे कट डाउन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मतलब ड्रास्टिकली कट डाउन नहीं करना चाहिए। ये फिस्कल एक्टिविज्म के बारे में किसने कहा था? किसने कहा था? इकोनॉमिक सर्वे ने। या तो ना फिस्कल एक्टिविज्म एक पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट अपनाती है जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और इस पॉलिसी में क्या क्या किया जाता है? इस पॉलिसी में जो भी आपके टैक्सेस रहते हैं वो कम कर दिए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर का बढ़ाना मतलब क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर का बढ़ाना मतलब होता है गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च करेगी। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो लोगों के हाथ में इंप्लॉयमेंट आएगी, इंप्लॉयमेंट आएगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो कंपनी वाला प्रोडक्शन चालू करेंगे, जब कंपनी प्रोडक्शन चालू करेगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट दूसरा काम क्या करेगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। और अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि मतलब ये जो जो इकोनॉमी है वो रिसेशन वाले जो फेज से बाहर आ जाएगी और ग्रोथ पकड़ लेगी। लेकिन इट इज़ नॉट फिट फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बिकॉज हमारे यहाँ नेचुरल बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रहती है। मतलब हमारे यहाँ देखो, आप बताइए यूएस में बार बार ये फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल एक्टिविज्म की पॉलिसी क्यों करनी पड़ती है? मैंने बताया था कि वहाँ पर सेचुरेशन आ चुका है इकोनॉमी में, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास लगभग सब कुछ है, ठीक है, पॉपुलेशन एज्ड हो चुकी है। सब मैंने बताया था नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। आपने अगर वो नहीं देखा तो देखिएगा, मैं बस वहाँ पर हल्का सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये सब सेचुरेशन आ जाता है, जब लोगों की एज हो जाती है, जब लोगों की कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, उस टाइम पे लोग प्रोडक्शन मतलब जो डिमांड है वो करना बंद कर देते, बोलते हैं कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो कंपनी वाले प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? कंपनी वाले प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनकी तो ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है कि जो ग्रोथ है वो घटेगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अगर इस फेज से निकलना है
तो लोगों को इतनी सस्ती चीज़ें देनी पड़ेंगी कि लोग अगर नहीं भी चाहते तो खर्च करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो इस टाइम पे ऑडी का प्राइस है 40 लैक्स, ठीक है, जो सबसे सस्ती वाली आती है। अगर इसको गवर्नमेंट बोले कि भैया इसे हम 10 लाख में बेच देंगे, तो वो सब लोग लेना चालू कर देंगे। भले वो बूढ़ा हुआ है चाहे कोई भी हो, वो ट्राई करेंगे कि नहीं भाई लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो बस यही किया जाता है, मतलब एक तरीके से उनकी इकोनॉमी जो है उनको खींचा जा रहा है। अब वो लोग पूरे तरीके से डेवलपिंग कंट्री पर डिपेंड है कि भैया डेवलपिंग कंट्री का हमारे पास मार्केट है, हम उनके तरीके से चलेंगे और तो हमारा काम होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल एक्टिविज्म और कंप्लीट हमने ये FRBM एक्ट को कंप्लीट किया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा फिजिकल डेफिसिट के बारे में। ठीक है, मैंने फिजिकल डेफिसिट को टेक्निकल टर्म्स में नहीं बताया था। ठीक है, आई कुड हैव टोल्ड इट बट लेट मी वेरी क्लियर कि भाई मेरा ये काम टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो सब कुछ समझ में आया। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं टेक्निकल डेफिनेशन लिख दूंगा और बकवास करके चला जाऊंगा, तो वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। आई डोंट प्रेफर टू टीच मैपिंग पार्ट, ज्योग्राफी पार्ट। यू नो वाई? बिकॉज वहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स होते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि फैक्ट्स तो आप खुद रीड कर सकते हैं। मतलब क्यों फैक्ट्स लोगों के सामने टाइम वेस्ट करना। मैं आऊँगा 2-3 घंटे बकवास के फैक्ट्स बोलूँगा, फिर आपको वही रट्टा मारना पड़ेंगे। तो अच्छा वो 2-3 घंटे में आप फैक्ट्स पढ़ लो। तो ये डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो बाहर से पढ़ सकते हैं, बट लेट मी वेरी क्लियर कि भैया कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन, कहीं से डेफिनेशन नहीं आएगा। आप पिछले 5 साल का पेपर देख लो, डेफिनेशन नहीं आएगी, इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैंने वहाँ पर टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताई थी। ठीक है, तो आप उस पर फोकस मत करना कि टेक्निकल डेफिनेशन बताई नहीं बताई, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट पे समझो। कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप जब पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का, जब आपको खुद समझ में आएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो रियल में एग्जाम से पूछा जा चुका है और पूछे जाने की आशंकाएं ज़्यादा है। बाकी आप देखोगे जो यूट्यूब में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ डेफिनेशन लिख दी, बकवास कर दी और चले गए। ठीक है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो आप जानते हैं कि मेरी टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी इकोनॉमिक्स में, बट स्टिल आई एम नॉट ट्राइंग दैट बिकॉज यूपीएससी की वो डिमांड नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो यूपीएससी में आने वाला है। हमारे चैनल का मोटो ये है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल्टर करके देना, ना कि बस जो बुक में लिखा है, रमेश सिंह में लिखा है, इसमें लिखा है, किसी कोचिंग के मटेरियल में लिखा है, छाप देना और बकवास करके बस फैट फैट बोल के चले जाना। वो मेरा काम नहीं है। ओके, माई वर्क इज़ टू एक्सप्लेन यू, मैं वही कर रहा हूँ। ओके, so till that time, thank you and have a nice day friends. We will meet in next lecture.